स्टूडेंट्स, आज हमारा कंप्यूटेशनल फिजिक्स पे 10वां लेक्चर है जिसमें हमने लूप्स को स्टार्ट करना है और आज की वीडियो में हमने स्पेशली व्हाइल लूप को स्टडी करना है। प्रोग्रामिंग के अंदर बाज़ दफ़ा ऐसी सिचुएशन होती है कि एक स्टेटमेंट हो या बाज़ दफ़ा एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स होती हैं, उनको हमने बार बार एग्जीक्यूट करवाना होता है। इस प्रोसेस के लिए हम जो है लूप का इस्तेमाल करते हैं। इसके दो और नाम भी हैं, इसको आइटरेटिव स्ट्रक्चर या समटाइम्स रेपिटेशन से है रेपिटेटिव स्ट्रक्चर का नाम भी देते हैं। C++ में 3 तरह की लूप्स हैं। पहली है व्हाइल लूप, दूसरी डू व्हाइल लूप और तीसरी है फॉर लूप। आज सिर्फ हमने व्हाइल लूप स्टडी करनी है, डू व्हाइल और फॉर लूप जो है वो हम नेक्स्ट प्रोग्राम्स में स्टडी करेंगे। तो इस लूप को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम एक प्रोग्राम लिखेंगे और उसमें इस लूप को इस्तेमाल करेंगे। हमें कहा गया है राइट ए प्रोग्राम विच डिस्प्लेज नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, कि हमने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो 1 से लेके 10 तक नंबर्स को डिस्प्ले करे। ये हमारा टारगेट है। अब इस प्रोग्राम को लिखने से पहले हम ये करते हैं कि फ्लो चार्ट बना लेते हैं ताकि हमें लॉजिकल स्टेप्स क्लियर हो जाएं कि कौन से लॉजिकल स्टेप्स हमें रिक्वायर होंगे नंबर्स को 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करवाने के लिए। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने पहला नंबर क्या प्रिंट करवाना है, 1। तो हम एक वेरिएबल लेते हैं n, उसको 1 के इक्वल रख लेते हैं। उसके बाद यहां पे आएगी एक कंडीशन। कंडीशन क्या है? n इज लेस देन इक्वल टू 10। ये क्यों अप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि हमने ये काम बार बार करना है और ये काम हम तब तक करना चाहते हैं जब तक n 10 हो या 10 से छोटा हो। 10 से बड़ा हो जाए तो हमने ये काम बंद कर देना है, फिर इसको बार बार करते नहीं जाना। ये नहीं करना कि करते रहें 11 भी डिस्प्ले हो जाए, 12 13 सारे डिस्प्ले हो जाए, ऐसे नहीं करना। 10 तक डिस्प्ले करने हैं नंबर्स, उससे अगले नंबर्स को डिस्प्ले नहीं करना। इसलिए कंडीशन लगा रहे हैं n इज लेस देन इक्वल टू 10। अब इस वक्त तो आपके पास n की वैल्यू 1 है, तो 1 लेस देन इक्वल टू 10 हो जाएगा। कंडीशन आपकी ठीक है। आप यस वाली डायरेक्शन में प्रोसीड करोगे, n की वैल्यू को प्रिंट करोगे। अब ये मैं मिटा देता हूं, प्रोग्राम से लॉजिकली प्रिंट करता हूं। n 1 है, 1 को प्रिंट करना है हमने 1 को प्रिंट कर दिया, 1 लिखा गया। उसके बाद अगला स्टेप हमारा ये है कि हमने n इज इक्वल टू n प्लस 1 करना है। मैथमेटिकली ये स्टेप गलत जरूर है, लेकिन प्रोग्रामिंग में इसका मतलब होता है कि n की वैल्यू में 1 का इजाफा कर दो। n पहले 1 है, अब 2 कर दो। आगे चलो, 2 लेस देन इक्वल टू 10 होता है? हाँ जी होता है, ट्रू है, यस हो गया। n जो है उसकी वैल्यू को प्रिंट करो, यानी अब आपके पास n 2 है, 2 को प्रिंट कर दिया आपने। और उसके बाद आपने क्या करना है, n की वैल्यू में फिर 1 इजाफा करना है। n अब 3 हो जाएगा इजाफे के बाद। 3 लेस देन इक्वल टू 10 है? हाँ जी है, यस हो गया। आपने 3 को प्रिंट कर दिया, 3 प्रिंट हो गया यहाँ पे। उसके बाद n की वैल्यू में अगेन 1 का इजाफा करना है। n कितना हो गया? 4 हो गया। ये प्रोसेस बार बार चलता जाएगा, इसलिए ये लूप है। और इस प्रोसेस के बार बार चलने से 4 5 6 7 8 9 सारे नंबर्स डिस्प्ले होंगे। हम अज्यूम करते हैं कि 9 तक हम पहुंच गए। n की वैल्यू 9 थी, हमने 9 को डिस्प्ले कर दिया, प्रिंट कर दिया। अब हमने क्या करना है, n की वैल्यू में, n की वैल्यू कितनी थी मैं बता रहा हूँ, 9 थी, हमने 9 को डिस्प्ले कर दिया हुआ है। कुछ स्टेप्स मैंने मिस कर दिए अंदर से, डेफिनेटली मैंने सारे तो नहीं बताने, इतना तो टाइम नहीं वीडियो में। अब हम क्या करते हैं, n की वैल्यू में 1 का इजाफा करते हैं। n 9 से कितना हो गया? 10 हो गया। 10 लेस देन इक्वल टू 10 होता है? हाँ जी होता है। 10 इक्वल टू 10 होता है, इसलिए कंडीशन ट्रू है, इक्वल टू की कैटेगरी में आ रहा है। यस आ गया, आपने 10 को प्रिंट किया, प्रिंट हो गया। उसके बाद आपने n की वैल्यू में 1 का इजाफा कर दिया। n कितना हो गया? 10 से अब 11 हो गया। यहां आ गए। अब तो मैंने शुरू में बताया कि कंडीशन क्यों लगाई थी मैंने, इसलिए लगाई थी कि 11 को मैंने प्रिंट नहीं करवाना। और देखते हैं अब क्या होता है। 11 लेस देन इक्वल टू 10 होता है? नहीं होता। जवाब क्या है? नो। घर जाओ, प्रोग्राम खत्म हो गया है। फ्लो चार्ट आपका लॉजिकल स्टेप्स एंड हो गए, आपने एंड कर दिया, क्योंकि अब इस सवाल का जवाब नो है, यानी 11 यहां प्रिंट नहीं होगा। तो इस तरह से फ्लो चार्ट की मदद से हमने अंडरस्टैंड कर लिया है कि कैसे 1 से लेकर 10 तक नंबर्स को हमने प्रिंट करवाना है।
अब यही चीज हमने प्रोग्राम की फॉर्म में लिखनी है व्हाइल लूप की मदद से। सबसे पहले ये स्टेप है, आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर भी किया इंटीजर एन, यानी कंप्यूटर को बताया कि एन क्या है, कि इंटीजर है। क्यों इंटीजर है? क्योंकि एन में इंटेग्रल वैल्यूज आ रही हैं आपके सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सारी इंटेग्रल वैल्यूज। आपने कंप्यूटर को बताया इंटीजर एन, उसके साथ ही आपने उसकी वैल्यू भी बता दी कितनी है, 1 है। कंडीशन को टर्मिनेट कर दिया। ये काम आपका ओके हो गया। उसके बाद आपने ये चीज लिखनी है, लेकिन अब प्रोग्रामिंग की फॉर्म में लिखनी है। तो व्हाइल लूप में जब ये चीज लिखते हैं तो उसका तरीका होता है व्हाइल लिखो, ब्रैकेट्स लगाओ, जो कंडीशन यहां लिखी है वही ब्रैकेट में लिख दो, n इज लेस देन इक्वल टू 10। अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, पेपर में वो लिख देते हैं n इज लेस देन इक्वल टू 10। कंप्यूटर में हमारे पास C++ के अंदर ऐसी कोई ऑप्शन नहीं होती कि हम ये सिंबल लिख सकें, इसलिए ये गलत होता है और आपने यही लिखना होता है पेपर के अंदर, रिटर्न फॉर्म में भी। अब while n इज लेस देन इक्वल टू 10 आपने लिख दिया। किसकी जगह लिखा है? इसकी जगह लिख दिया, इस डायमंड सिंबल की जगह। इसका मतलब है कि ये चीज भी आपकी टिक हो गई है। पहले ये काम आपने कर लिया था, अब आपने ये भी कर लिया। अब इससे आगे जो स्टेटमेंट्स होनी है वो अगर एक से ज्यादा हैं, जो कि व्हाइल लूप में हमेशा ही एक से ज्यादा होंगी, तो आप क्या करो, ब्रैकेट्स लगा लो और सारी बाकी की स्टेटमेंट्स जो लूप का हिस्सा हैं वो उन ब्रैकेट्स में लिखो। अब हमारे पास पहले जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है प्रिंट एन, हमने एन को प्रिंट करना है, तो हम क्या करते हैं सी आउट। चूंकि हमने एन की वैल्यू प्रिंट करनी है इसलिए हम ऊपर इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाएंगे। अगर हम इतना ही कर दें सिर्फ, जब लूप बार बार एग्जीक्यूट होगी 1 से लेकर 10 तक नंबर्स तो प्रिंट हो जाएंगे, लेकिन क्या होगा, पहले n1 था 1 प्रिंट होगा, फिर 2 साथ ही हो जाएगा, 3 भी साथ ही, 4 भी साथ ही, 5 भी साथ ही। तो होगा ये कि स्क्रीन पे ये एक बड़ा सा नंबर नजर आएगा 12 अरब 34 करोड़ 56 लाख और कुछ हजार, कुछ इस तरह से करके। तो इस वजह से हमने क्या करना है कि हमने यहां पे हम चाहते हैं कि 1 के बाद 2 इधर आए। तो 1 के बाद 2 इधर आने का तरीका यह है कि 1 के बाद कर्सर को इधर ले जाएं। तो कर्सर अगली लाइन में तब जाएगा जब यहां पे हम एंड लगा देंगे, एंड लाइन का मैनिपुलेटर यूज करेंगे, आगे टर्मिनेट करते हैं। अब 1 डिस्प्ले भी हो गया, कर्सर अगली लाइन में भी चला गया, क्योंकि इनिशियली n की वैल्यू क्या है 1 है। अब ये चीज जो है ये किसके बिहाफ पे आई है, यहां पे हमने प्रिंट n लिखा था, यहां पे हमने उसको प्रोग्राम की फॉर्म में प्रिंट करवा दिया। अब यहां पे n इज इक्वल टू n प्लस 1, आपकी मर्जी है, आप यहां पे n इज इक्वल टू n प्लस 1 लिख दो। लेकिन आमतौर पर C++ की प्रोग्रामिंग में खूबसूरत समझा जाता है कि इसकी बजाय आप n इज इक्वल टू n प्लस 1 की बजाय लिखो n प्लस प्लस। इसका मतलब भी यही होता है कि n की वैल्यू में 1 का इजाफा करो, लेकिन समझ लो कि ये जरा मॉडर्न फॉर्म है, वो जरा पुराना लगता है, तो हमने n प्लस प्लस लिख दिया, इसके भी हाफ पे ये लिख दिया। अब ये चीज भी हमने लिख दी। अब देखो कि ये चीज यहां से यहां आ रही है। C++ के अंदर जब ब्रैकेट्स लगाओगे, इस ब्रैकेट का ऑटोमेटिकली मतलब ये होगा कि जब ये चीज यहां से एग्जीक्यूट होगी तो ऑटोमेटिकली ये यहां से दोबारा इस कंडीशन में ही जाएगा। ये ऑटोमेटिकली होना है, प्रोग्राम के अंदर खुद से ही खूबी है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। तो अब प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होगा, सबसे पहले n हमारे पास 1 है, हमने डिस्प्ले किया है, अभी तक हमारे मतलब कंप्यूटर की मेमोरी में है, अब डिस्प्ले नहीं किया हमने इसको। 1 लेस देन इक्वल टू 10 होता है, इधर से इधर आए, हाँ जी होता है, ट्रू होगी कंडीशन। इसका मतलब है कि आपने लूप की बॉडी में जाना है। आपने n की वैल्यू को डिस्प्ले किया, यानी n की वैल्यू 1 है, प्रिंट कर दी, आगे एंड लाइन किया, आप नेक्स्ट लाइन में चले गए, n की वैल्यू में 1 का इजाफा किया, n कितना हो गया आपका 2 हो गया। अब यहां से यहां आ जाओ, और 2 लेस देन इक्वल टू 10 होता है, हाँ जी होता है। इसका मतलब है आपने लूप के अंदर दोबारा जाना है, 2 की वैल्यू को प्रिंट करना है, n की वैल्यू 2 है उसको प्रिंट कर दिया, एंड लाइन का मतलब है कर्सर आपका नेक्स्ट लाइन में चला गया, n की वैल्यू में 1 का इजाफा किया, n आपका 3 हो गया।
जिस तरह से वहां हो रहा था बिल्कुल उसी तरह यहां हो रहा है। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। आपने 10 को डिस्प्ले कर लिया, n की वैल्यू अब 10 पड़ी हुई है, 10 डिस्प्ले हो गया, कर्सर अगली लाइन में चला गया और अब आपने n की वैल्यू में एक नंबर का इजाफा किया, n कितना हो चुका है 11 हो गया। अब आप दोबारा इधर आ जाओ, 11 लेस देन इक्वल टू 10 होता है? नहीं होता। इसका मतलब है कि अब जो कर्सर है वो इस लूप की बॉडी में दोबारा नहीं जाएगा क्योंकि कंडीशन फेल हो गई है। अब इस ब्रैकेट से आगे डायरेक्ट जाएगा। अब यहां से डायरेक्ट कंडीशन फेल होने के बाद यहां से डायरेक्ट नीचे जाएगा जो आगे लिखा होगा। इससे आगे हमने प्रोग्राम में क्या लिखना है, ब्रैकेट के बाहर। इससे आगे हम लिख देते हैं गेट ch और प्रोग्राम को हम टर्मिनेट, ये ब्रैकेट लगा देते हैं। प्रोग्राम हमारा खत्म हो गया। आई होप कि गेट ch आपको नजर आ रहा होगा। 10 तक नंबर्स भी डिस्प्ले हो गए, कर्सर भी नेक्स्ट लाइन में चला गया, प्रोग्राम भी खत्म हो गया। इस तरीके से हमने वाइल लूप की मदद से ये बेसिक सा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया। अब यहां पे कुछ टर्म्स हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। शुरू में n को आपने कोई वैल्यू दी है, n क्या है पहले इसका पता होना चाहिए आपको। ये वैल्यू दे रहे हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, और ये लूप क्या है। अगर आप इस लूप को गौर करो तो ये कितनी दफा चली है, 10 दफा ये लूप एग्जीक्यूट हुई है। तो ये काउंटिंग से चल रही है। हमें पता है कि हमने 1 से स्टार्ट किया था, 10 तक जाना था, तो 1 से लेकर 10 तक 10 दफा ही ये लूप एग्जीक्यूट होनी है। तो 10 दफा लूप एग्जीक्यूट हुई, काउंटिंग से एग्जीक्यूट हुई, तो हम इसको कहते हैं काउंटर कंट्रोल्ड लूप। जो लूप इस तरह से सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स चले उसको हम काउंटर कंट्रोल्ड लूप कहते हैं। कि काउंटर का मतलब ये नहीं कि किसी चीज के मुखालिफ, काउंटर का मतलब है काउंटिंग वाला, गिनती वाला। तो ये गिनती के स्टेप्स चल रही है तो काउंटर कंट्रोल लूप है, गिनती से कंट्रोल हो रही। ये जो n है जिस वेरिएबल पे लूप है, जिसके वेरिएबल के ऊपर इंक्रीमेंट हो रहा है, जिस वेरिएबल के लिहाज से कंडीशन आ रही है, उस वेरिएबल को हम नाम देते हैं काउंटर वेरिएबल का। यानी यहां पे काउंटर वेरिएबल कौन सा है, n काउंटर वेरिएबल। उसके बाद आप देखो कि ये जो प्रोसेस है जहां पे आप काउंटर वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहे हो, इसको हम कहते हैं असाइनमेंट, बल्कि असाइनमेंट नहीं सॉरी कहेंगे, इसको कहेंगे इनिशियलाइजेशन ऑफ काउंटर वेरिएबल। जिसमें हमने काउंटर वेरिएबल को पहले से कोई वैल्यू दे देनी, तभी तो कंडीशन में जाके चेक होगा। अगर n की कोई वैल्यू ही ना हुई तो फिर ये कैसे कंडीशन चेक करोगे। उसके बाद ये जो कंडीशन है जो फेल हुई तो लूप खत्म हो गई। जब तक ये लूप ये कंडीशन फुलफिल हो रही थी तब तक लूप एग्जीक्यूट हो रही थी। इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग कंडीशन, कि ये वो कंडीशन है जिसके फेल होने से लूप जो है खत्म हुई है, खत्म होने को टर्मिनेट का लफ्ज कहते हैं। तो ये टर्मिनेटिंग कंडीशन है। दो चीजें होगी वाइल लूप की। तीसरी चीज वाइल लूप में जो जरूर होती है वो होता है कि आपने लूप के अंदर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना होता है। देखो अगर आप यहां पे n++ ना करते, n पहली दफा भी 1 होना था, दूसरी दफा भी 1, तीसरी दफा भी 1, ये लूप चलती ही रहनी थी, कभी खत्म नहीं थी होनी, क्योंकि n की वैल्यू चेंज नहीं थी होनी। तो n की वैल्यू को चेंज करने के लिए हम इसके अंदर इंक्रीमेंट या सम टाइम्स प्रोग्राम की नौयत के मुताबिक डिक्रीमेंट लगाते हैं। तो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ये वाइल लूप का तीसरा हिस्सा होता है। अब अगर समझो कि यहां पे n++ ना लगा होता, मैं समझो मिटा देता हूं उसको, अब क्या होगा, अब ये लूप कितनी दफा चलेगी, इन्फिनिट टाइम्स चलेगी। तो जो लूप इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट हो उसको हम इन्फिनिट लूप का नाम देते हैं। तो मतलब ये कि अगर n++ यहां से मिट जाता है तो फिर इस लूप के काउंट्स कितने हो जाते हैं, इन्फिनिट हो जाते हैं, और इस लूप को इन्फिनिट लूप कहेंगे। लेकिन C++ के अंदर अगर कोई बंदा इन्फिनिट लूप बनाता है तो ये उसकी नाकामी समझी जाती है, ये समझा जाता है कि इसको प्रोग्रामिंग नहीं आती। ये डिजायरेबल नहीं होता कि लूप इन्फिनिट टाइम्स जो है वो एग्जीक्यूट हो।
डिज़ायरेबल हमेशा यही होता है कि लूप जो है लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट हो, तो हम इसलिए इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट इसके अंदर ज़रूर लगाते हैं। तो आज की वीडियो में हमने वाइल लूप को डिटेल से स्टडी किया है, और स्पेशली मेरा जो फोकस होता है वो इस बात पे भी होता है कि ना सिर्फ ये कि आपको प्रोग्राम की समझ आए, बल्कि चूंकि अब सिचुएशन ऐसी आती जा रही है कि हो सकता है आपके ऑनलाइन वाइवा हो, जैसे कि पूरे मुल्क में लॉकडाउन है, या फिर आपका जस्ट एमसीक्यू टाइप टेस्ट हो, कुछ भी हो सकता है। तो उस लिहाज से मैं डिफरेंट टर्म्स पे बड़ा जोर दे के आपको बताता हूँ, तो आप उसको अच्छे तरीके से फॉलो किया करें। शुक्रिया।